दोस्तों, आज की हमारी जो वीडियो है वह बहुत ही खास है। आज की हमारी वीडियो है वर्चस्व को लेकर। प्रधानमंत्री की दावेदारी को लेकर अक्सर आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी के बाद यदि कोई प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होगा तो वह कौन होगा, और यदि वह चेहरा बीजेपी पार्टी से उभर कर आता है तो वह कौन होगा। तो मैं आपको बताती चलूं कि प्रधानमंत्री पद के दावेदारी के लिए यदि कोई दो चेहरे सबसे ज्यादा लोकप्रिय हैं तो वे हैं अमित शाह और योगी आदित्यनाथ। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगले प्रधानमंत्री पद के लिए योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच तुलना करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि यदि अगले प्रधानमंत्री के लिए बीजेपी में इन दोनों में से कोई सही दावेदार है तो वह कौन है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में मंत्री हो या विधायक हो, वह भले ही योगी के अंडर हो, पर मुलाकात अमित शाह से करना चाहते हैं। और फिर वह चाहे डिप्टी सीएम नंबर 1 केशव प्रसाद मौर्य हो, या फिर डिप्टी सीएम नंबर 2 ब्रजेश पाठक, या फिर कोई भी मंत्री, राज्य मंत्री, सबके सब अमित शाह के करीब जाना चाहते हैं। और कभी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में सत्ता का मार्ग अमित शाह से होता हुआ जाता है, लेकिन योगी भी कम नहीं। खासकर जब योगी दूसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम बने, तब से वह समझ गए हैं कि सरकार को कब्जे में कैसे लिया जाता है। अब योगी और अमित शाह के सत्ता के संघर्ष के बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नेता और अफसर धीरे धीरे दो गुटों में बटे जा रहे हैं, एक अमित शाह का और एक योगी का। और ये सियासतबाजी कुछ दिनों से काफी तेज हो गई है और पहला राउंड इस युद्ध का योगी आदित्यनाथ ने जीत लिया है। आज कुछ बड़े खुलासे हमारी इस वीडियो में होंगे और आप हमारी यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सत्ता संघर्ष उत्तर प्रदेश का है। वह उत्तर प्रदेश जिसके बिना मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। अब आप हमारी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यह पूरा सत्ता का दंगल समझ लें। ऐसा कहा जाता है कि 2025 में आरएसएस संघ के जब 100 साल पूरे होंगे, मोदी की उम्र 75 साल होगी। और अगर वह उस साल प्रधानमंत्री बनते हैं तो 2024 के बाद वह कुछ बहुत बड़ी जबरदस्त ऐतिहासिक घोषणाएं करेंगे। और उसके बाद जो नियम आरएसएस और मोदी ने अघोषित रूप से तय किए हैं वो रिटायर हो सकते हैं। हालांकि अभी इस बात की घोषणा नहीं हुई, पर कुछ संघ के लोगों का यही कहना है। परंतु यदि मोदी रिटायर होते हैं तो वहाँ उम्मीदवारों की बात होगी, और तब ऐसा कहा जाता है कि दो उम्मीदवार होंगे, दो ताकतवर उम्मीदवार, एक अमित शाह जो गुजरात को रिप्रेजेंट करने वाले और दूसरे योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व को रिप्रेजेंट करने वाले। और इसी को लेकर यह घमासान है। अब यह जो अमित शाह का खेमा था जिसमें कई ताकतवर मंत्री हैं, उन्होंने योगी जी के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी वह जल्दी कर दी। लेकिन योगी ने भी उस मुहिम को जो उनके खिलाफ हुई थी, तबादलों की राजनीति को लेकर, उसको न सिर्फ ध्वस्त किया बल्कि उस लोबी को आईना भी दिखाया। अब यह जो तबादलों की राजनीति थी उत्तर प्रदेश में, मैं आपको बताती हूँ कि पहले राउंड की राजनीति क्या थी। तो पहले राउंड के 3 मंत्री जो अमित शाह के करीबी थे, जिसमें जितेंद्र प्रसाद, जिसमें ब्रजेश पाठक काफी लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री, और दिनेश खटीक जो दलितों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको कहीं न कहीं अपने विभागों के तबादलों को लेकर बहुत शिकायतें थी। और उनका यह आरोप था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। ट्रांसफर को लेकर, पोस्टिंग को लेकर, इंजीनियर की पोस्टिंग को लेकर, या फिर अफसरों की पोस्टिंग को लेकर, डॉक्टरों की पोस्टिंग को लेकर इन्हें शिकायत थी। और इस राउंड को बड़ी खूबसूरती से और सलीके से योगी ने जीत लिया। अब योगी जी ने बड़ी सलीके से अमित शाह के प्रिय मंत्री जैसे जितेंद्र प्रसाद, ब्रजेश पाठक या दिनेश खटीक तो खैर राज्य मंत्री हैं, जो बड़े मंत्री हैं, इनके यहाँ अपने सचिव बैठा दिए। सीनियर आईएएस ऑफिसर इनके मंत्रालय में जो योगी जी के खास हैं, जबकि यह जो मंत्री थे इन सचिवों को हटाना चाहते थे, जिससे भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया। योगी जी ने जांच बैठा दी। जांच में छोटे मोटे अफसरों को तो किनारे कर दिया, लेकिन जो उनके खास थे, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या आप कह सकते हैं सेक्रेटरी, उन्हें बचा लिया। मिसाल के तौर पर देखें, स्वास्थ्य में स्वास्थ्य चीफ सेक्रेटरी अमित मौर्य, इन पर यह आरोप लगे थे, ब्रजेश पाठक इनको हटाना चाहते थे, लेकिन योगी ने इनको क्लीन चिट दिलवाई। हेल्थ सेक्रेटरी जोगिंदर पाठक जी को इनसे भी परेशानी थी, योगी ने इनको भी क्लीन चिट दे दी। और जो 3-4 छोटे मोटे अधिकारी थे, उनके खिलाफ एक्शन लिया। यानी कुल मिलाकर एक जबरदस्त दाव योगी ने खेला और पहला राउंड कहीं न कहीं ऐलान करके योगी जी ने जीत लिया।
अब अमित शाह के 2 चहेते मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ का जो कैंप है इनमें घनिष्ठ टकराव है। आखिर योगी आदित्यनाथ और अमित शाह इन दोनों में यदि हम कंपैरिजन करें तो कौन भारी है? यदि पीएम की उम्मीदवार हैं तो योगी भारी हैं या अमित शाह भारी हैं? इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। यदि आप यह समझ गए तो आप जान पाएंगे कि अगला प्रधानमंत्री मोदी के बाद कौन होगा। अब हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कितना ताकतवर है और उसकी ताकत किस बेनाम पर है। आइए इसको देखते हैं। इस ग्राफ की नजर से यदि आप अमित शाह को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि पार्टी में इनकी जबरदस्त पकड़ है, बीजेपी में, इनके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके संगठन में, और उत्तर प्रदेश में सुनील बंसल जो संगठन महामंत्री हैं वह अमित शाह के ही व्यक्ति हैं और इसलिए एक छत्र के पार्टी पर अमित शाह का राज है। चाहे वह संगठन हो, चाहे वो संगठन के मंत्री हो, चाहे वह कैंपेन हो, वहाँ पर अमित शाह बहुत मजबूत बनकर खड़े हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी को आप कह सकते हैं कि हिंदू युवा वाहिनी थे जो शुरू में बीजेपी में थे भी नहीं। आरएसएस में उनकी पकड़ बहुत कम थी, संगठन में उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। हालांकि अब धीरे धीरे पैठ बनाने में कोशिश वे कर रहे हैं। अब अगर आप सरकार को देखेंगे तो दोनों उप मुख्यमंत्री, जी हाँ, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को अमित शाह का खास माना जाता है, जबकि कुछ चंद ही मंत्री हैं जो योगी आदित्यनाथ के करीबी हैं। तीसरी चीज, यदि ब्यूरोक्रेसी आप देखें तो सरकार चलाती है, डीएम है, एसपी, डीआईजी, आईजी, सेक्रेटरी हैं, कमिश्नर हैं, इन पर कम दखल है उत्तर प्रदेश में, और वहीं अमित शाह को यह मौका नहीं मिला। योगी आदित्यनाथ ने 5 साल मुख्यमंत्री रहकर ब्यूरोक्रेसी को अपने हाथ में, मुट्ठी में कैद कर लिया है। जबरदस्त पकड़ है उनकी ब्यूरोक्रेसी पर। योगी की तुलना लोग मायावती से करने लगे हैं। जिस तरह मायावती से ब्यूरोक्रेसी घबराती थी, आज योगी ने वह स्थिति बना ली है। अब चौथा पॉइंट अगर आप देखें तो यह बड़ा पॉइंट है कि यदि उत्तराधिकारी बनने के लिए जो बादशाह है उसकी सहमति भी चाहिए। कहीं ना कहीं बादशाह के जो करीबी हैं वह आप कह सकते हैं कि वह अमित शाह हैं। इनमें कोई दो राह नहीं, लेकिन उधर योगी भी मोदी से घनिष्ठता बनाने का काम कर रहे हैं। हालांकि उनके जो संबंध है वह अभी नरम गरम है। और 5वां और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यदि आपको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनना है तो बिना कॉर्पोरेट के हिंदुस्तान में यह मुमकिन नहीं। कॉर्पोरेट लोबी आंख बंद करके अमित शाह के पास है, चाहे वह अंबानी का ग्रुप हो, चाहे वह अडानी का ग्रुप हो या बाकी ग्रुप हो, और यह एक दुखती रग है। योगी आदित्यनाथ की हालांकि यह कोशिश कर रहे हैं, कुछ ब्यूरोक्रेट हैं जिनके जरिए वह कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ उनकी कमजोर स्थिति है। अब अमित शाह जैसे गद्दावर नेता, जी हाँ, मोदी सरकार में इतने गद्दावर नेता के सामने खड़ा होना बहुत मुश्किल चुनौती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ कोशिश कर रहे हैं, जो कोशिश दिल्ली में राजनाथ सिंह और गडकरी नहीं कर पाए, वह कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं अमित शाह के सामने खड़ा होना। अब एक बार इनकी टीम देख लेते हैं। अब योगी आदित्यनाथ की टीम में मंत्री कम है और मंत्री जो हैं वह भी आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पैड में ज्यादा महत्व नहीं रखते। जैसे स्वतंत्र देव सिंह, ये पहले अध्यक्ष रहे और इस वक्त कैबिनेट मिनिस्टर। योगी जी के बहुत खास हैं राकेश सचान। एक और कैबिनेट मिनिस्टर मयंक केशवर सिंह, यह वह राज्य मंत्री हैं जो ब्रजेश पाठक के मंत्रालय में हैं, जिन्हें योगी जी ने रखा है। काफी खबरें बताती हैं ब्रजेश पाठक के बारे में। यह योगी आदित्यनाथ को दयाशंकर सिंह ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं और यह भी बहुत खास है। काफी खबरें बताते हैं ब्रजेश पाठक के बारे में। यह योगी आदित्यनाथ को दयाशंकर सिंह ट्रांसपोर्ट के मंत्री हैं और यह भी बहुत खास है। अब एक आरोप यह लगता है कि योगी जी पर कि जो सिंह हैं, जो ठाकुर लॉबी हैं, उसके ज्यादातर मंत्री ऑफिसर उनके साथ हैं। लेकिन यह जो आरोप है तो कहीं ना कहीं योगी इन आरोपों से उभरने की कोशिश कर रहे हैं। जब से वह दोबारा मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सबको साथ में लेकर चलने की कोशिश की है, क्योंकि उनका जो ध्यान है, उनकी जो मंजिल है, जो निशाना है, वह दिल्ली तक का है, प्रधानमंत्री पद तक का। इसलिए वह सबको साथ लेकर चल रहे हैं। अवनीश अवस्थी ये सबसे सुपरस्टार ब्यूरोक्रेट हैं, रिटायरमेंट होने वाले हैं। योगी जी कोशिश कर रहे हैं इन्हें एक्सटेंशन दिलाने की। मनोज कुमार सिंह ये आईएएस अधिकारी हैं, ये आंख और कान है योगी आदित्यनाथ जी के। संजय प्रसाद इनके सीएमओ हैं और डीएस चौहान बहुत कामयाब पुलिस अधिकारी रहे हैं और लखनऊ के एसपी सिटी से लेकर डीजीपी तक बने हैं।
DS चौहान इंटेलिजेंट चीफ भी हैं। वह योगी आदित्यनाथ की कुछ टीम है जिन पर ये पूर्ण विश्वास करते हैं। लेकिन आप यह मानकर चलिए कि ये 4-5 जो ब्यूरोक्रेट हैं, उनके नीचे कम से कम 50 ब्यूरोक्रेट हैं जो उत्तर प्रदेश चलाते हैं, जिनकी कमान योगी के हाथ में है। दोस्तों, योगी का जो मॉडल है वह कहीं ना कहीं मोदी के मॉडल से इंस्पायर है। उन्हें मोदी से प्रेरणा मिलती है। यह योगी का जो ब्यूरोक्रेट बेस मॉडल है, जहां IAS IPS इनके वफादार हैं, उनको सुनते हैं, उनको ताकत देते हैं और उनके थ्रू अपनी स्कीम को एग्जीक्यूट करते हैं। योगी की स्कीम में उनकी प्लानिंग में मंत्री और विधायक का ज्यादा रोल नहीं है और शायद इसीलिए पिछली बार 150 से ज्यादा विधायक ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया था, धरने पर बैठ गए थे। तो योगी जी जो हैं मोदी मॉडल पर चल रहे हैं, ब्यूरोक्रेट को लेकर चलते हैं। और इसी में यदि आप एक चीज नोटिस करेंगे, जैसे आजकल कावड़ियों का जुलूस निकल रहा है, कावड़ियां जा रहे हैं हरिद्वार, इन पर पुष्प वर्षा की जा रही है हेलीकॉप्टर से। वैसे कायदे से यदि कोई और होते, अटल बिहारी वाजपेयी होते, आडवाणी होते, तो यह पुष्प बरसाने का मौका मंत्रियों को देते। लेकिन योगी ने पुष्प बरसाने का जो दायित्व दिया है वह DM, IG, DIG को दिया, विधायक मंत्रियों को नहीं। यह उनका एक मॉडल है जहां पर वह कुछ कार्यक्रम ब्यूरोक्रेट के थ्रू कराते हैं और इसलिए सरकार पर आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं उनका अख्तियार है और पहले से बेहतर है। अब अमित शाह, जिनको बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है, जो शतरंज की तरह राजनीति की चाल सोच समझकर खेलते हैं, और यह भी कहा जाता है कि अमित शाह ने 3 सरकार गिरा दी, कर्नाटक में सरकार गिरा दी, मध्य प्रदेश में कमलनाथ की जैसे बड़े कांग्रेस नेता को ढेर कर दिया और फिर ऑपरेशन इन्होंने जो महाराष्ट्र में किया। ऐसे में अमित शाह के बराबर आना या उन्हें चैलेंज देना या प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर उनके बराबर खड़ा होना योगी के लिए कोई आसान काम नहीं है। आप यह चार्ट देखिए, RSS जहां योगी की पैठ कम थी, वहां पर मोहन भागवत को कहीं न कहीं अपने साथ लेने की कोशिश करी योगी आदित्यनाथ ने। और पिछले बार जब योगी आदित्यनाथ को पंजाब चुनाव के बाद हटाने की एक मुहिम छेड़ी थी विधानसभा चुनाव से पहले, इसके बाद RSS ने ही कहीं न कहीं योगी को बचाया और कुर्सी पर बरकरार रखा। एक और चीज, ऑफिसर ऑफ चीफ सेक्रेटरी, जो चीफ सेक्रेटरी हैं दुर्गा शंकर मिश्रा, यह प्रधानमंत्री के आदमी हैं और अमित शाह और प्रधानमंत्री ने सलाह करके इन्हें पिछले साल भेजा था और बाद में उनको एक्सटेंशन दिया। अब चीफ सेक्रेटरी हैं और बाद में उनको एक्सटेंशन दिया कि अब चीफ सेक्रेटरी ही उत्तर प्रदेश चलाएगा। लेकिन कहीं न कहीं बाकी ब्यूरोक्रेसी पर जो कब्जा है वह योगी आदित्यनाथ का है। उन्होंने दुर्गा शंकर मिश्रा चीफ सेक्रेटरी, जो दिल्ली दरबार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनको कहीं न कहीं न्यूट्रल कर दिया। यानी आप कह सकते हैं कि वह ना तो योगी के साथ हैं, ना दिल्ली के साथ हैं और ना कई दिल्ली दरबार के लोग हैं जिनको जीतने की कोशिश योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश में अमित शाह का अलग कैंप है, योगी का अलग कैंप है जो बीजेपी कवर करते हैं। और जब हम एक्शन के आधार पर यह सब देखते हैं तब समझ आता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है। अब योगी आदित्यनाथ अपनी इमेज को बिल्डअप कर रहे हैं, अपनी छवि बना रहे हैं और अक्सर आपने देखा होगा कि उनकी होर्डिंग आपको मुंबई में दिख जाएगी, उनकी होर्डिंग आपको बेंगलुरु में दिख जाएगी। जो उत्तर प्रदेश के बाहर के अखबार हैं, जो चैनल हैं, उनमें भी योगी आदित्यनाथ आपको दिखते रहेंगे। और एक ऐसी चीज जो बुलडोजर की बात होती है, उसको भी एनालाइज करने की कोशिश कीजिए और वह इमेज ही उनकी ताकत है। फिर भी वह चाहते हैं कि थोड़ा सा मुस्लिम को भी लेकर, थोड़ा सा अपने साथ लेकर चलें। जैसे लुलु मॉल था, लुलु मॉल आपको पता ही है मुस्लिम व्यवसायी का है, दुबई के हैं, केरल से जुड़े हुए हैं। लोग कह रहे थे कि शायद योगी आदित्यनाथ न्योता स्वीकार नहीं करेंगे, परंतु उन्होंने न सिर्फ न्योता स्वीकार किया बल्कि लुलु मॉल के मालिक के साथ गाड़ी में बैठे और आप देखेंगे वह उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं यह अपनी छवि में सुधार कर रहे हैं, क्योंकि जहन में वही 2024 के बाद देश की राजनीति कैसे बदलेगी और योगी उस राजनीति के किस केंद्र में होंगे, तैयारी वह है। अब ऐसा भी नहीं है कि अमित शाह को आप ऐसे ही डिस्काउंट कर दें। उनका सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट है वह यह है कि गुजरात लॉबी को रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां तक नरेंद्र मोदी की बात है, पिछले 30 से 35 साल में यदि कहें हमसफर उनका कोई सियासत में है तो वह सिर्फ एक शख्स है, अमित शाह, और यही उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। और शायद इसलिए
अमित शाह जानते हैं कि उनको चुनौती कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी का पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो उत्तर प्रदेश में जो खिन्नियाबाजी है वह भाजपा पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि भाजपा की नजर प्रधानमंत्री मोदी की जो नजर है वह उत्तर प्रदेश में 2024 में चुनाव को लेकर है और प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि 2024 तक योगी को डिस्टर्ब किया जाए। जैसे बिहार में वह नीतीश को डिस्टर्ब करना नहीं चाहते और बहुत से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। यहाँ पर आप भी कह सकते हैं कि मोदी कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, बगल में बनी हुई घंटी जैसी आकृति को दबाएं, जिससे आप हमारा हर वीडियो सबसे जल्दी देख पाएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें।